अभी हमारे टू डू ऐप के अंदर अगर कोई भी यूज़र टू डू क्रिएट करना चाहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से वो क्रिएट कर सकता है। पूरी क्रड फंक्शनैलिटी लगी हुई है और ये सारा कुछ हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। सब कुछ एकदम सही से वर्क कर रहा है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि अगर एक यूज़र टू डू क्रिएट करता है, तो वो सभी यूज़र्स को दिखेगा। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने इस ब्राउज़र से, ये हमारा एज का ब्राउज़र, एज नहीं, ये हमारा क्रोम का ब्राउज़र है। अगर मैं इसी चीज़ को एज ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लूँ, तो एज ब्राउज़र के अंदर भी यही दिखेगा। जबकि यहाँ पे मतलब ये कंप्लीटली नया यूज़र होना चाहिए था। तो बेसिकली हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई यूज़र की फंक्शनैलिटी ही नहीं लगी है। हम कोई यूज़र चेक ही नहीं कर रहे हैं। यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, लॉगिन है कि नहीं, ये सब हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो इस सेक्शन में हम यही चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब यूज़र होम पेज के ऊपर आएगा, तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या वो यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। अगर वो लॉग्ड इन है, तो हम उसी के द्वारा क्रिएटेड टू डूज़ को यहाँ पे दिखाएँगे। अगर वो लॉगिन नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देंगे। स्लैश लॉगिन नाम का पेज है, इसके ऊपर हम रीडायरेक्ट करवा देंगे। अभी के लिए मैंने यहाँ पे प्रीफिल्ड यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड रखा है, ताकि हमें बार-बार टाइप ना करना पड़े। जब एकदम सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हम इसको हटा देंगे। अभी मैंने अपने कोड के अंदर यहाँ पे ये लॉगिन का पेज है ना, ये स्टेट के अंदर बस यहीं से हटा देना, तो ये खाली हो जाएगा। ठीक है? तो यूज़र चाहे तो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद उसको केवल उसी के द्वारा क्रिएटेड टू डूज़ दिखनी चाहिए। ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करना है। और अगर यूज़र ने पहली बार इस वेबसाइट को विज़िट किया है, तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्टर पेज के ऊपर आ सकता है, और पिछली वीडियो का जो कोड था उसमें ये वाला चीज़ नहीं था। अभी इस वीडियो के अंदर मैंने ये लिंक ऐड कर दिया है। ठीक है? तो रजिस्टर पेज के ऊपर ये लॉगिन पेज का लिंक है। लॉगिन पेज के ऊपर रजिस्टर पेज का लिंक है। तो इस तरह से हमारा फॉर्म है। ठीक है? यूज़र फर्स्ट टाइम अगर आता है, तो यहाँ पे रजिस्टर पेज के ऊपर आएगा। इस फॉर्म के अंदर अपना डिटेल्स फिल करेगा और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेगा। इतना करने के बाद हम लॉगिन पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करवा देंगे। ठीक है? फिर यहाँ पे जो भी ईमेल और पासवर्ड डाल के उसने रजिस्टर किया है, उसको डाल के लॉगिन करेगा, और फिर उसके बाद हम इस एप्लीकेशन के अंदर उस यूज़र को लॉगिन करवा देंगे। ठीक है? लॉगिन करवाने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हम अपने सर्वर से, अपने नेक्स्ट.जेएस के सर्वर से एक कुकी इश्यू कर देंगे, जो कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, इस ब्राउज़र को। और जब हम दूसरे ब्राउज़र के अंदर, जैसे कि एज ब्राउज़र के अंदर अभी हमने ओपन किया था, उसके अंदर जब हम जाएँगे, तो उसके अंदर दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अगर हम एक ब्राउज़र के अंदर लॉगिन कर लेते हैं, तो सभी ब्राउज़र्स के अंदर नहीं लॉगिन हो जाता है। ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है? तो यही फीचर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसके लिए हमें राउट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। जैसे हम रजिस्टर के ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंसोल लॉग कर रहे हैं। अभी रजिस्टर कोड के अंदर आ जाते हैं। ये रजिस्टर का पेज वाला कोड है। ठीक है? और यहाँ पर हम हैंडल रजिस्टर, ये फंक्शन को सबमिट पे, ऑन सबमिट पे लगा के रजिस्टर कर रहे हैं, ये यहाँ पे। ठीक है? इसके अंदर मैं राउटर डॉट पुश लॉगिन कर रहा हूँ, यानी कि रीडायरेक्ट कर दे रहा हूँ लॉगिन पेज के ऊपर। वो कोड मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। इस चीज़ को हम बाद में कर लेंगे, जब सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा। अभी तो बस हम केवल कंसोल लॉग करते हैं। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको हमें सर्वर तक भेजना है। अभी जो ये कोड रन हो रहा है, ये ब्राउज़र के अंदर है। ये ब्राउज़र कहीं भी हो सकता है। जब हम इसको डिप्लॉय कर देंगे ना, तो ये यूज़र कहीं भी दुनिया में हो सकता है। ठीक है? वहाँ पर ये कोड रन करेगा, और ये कोड रन करके जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आ रही है, इसको सर्वर तक पहुँचाना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम सर्वर एक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सर्वर एक्शंस का नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट इसके अंदर एक सर्वर एक्शन करके तरीका होता है, उसका यूज़ करके हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एपीआई एंड पॉइंट्स, एपीआई राउट्स, या फिर राउट हैंडलर्स, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है पिछले सेक्शंस के अंदर। ठीक है? तो हम एक रजिस्टर का एंड पॉइंट बनाएंगे। अब रजिस्टर का एंड पॉइंट कैसे बना सकते हैं? रजिस्टर नाम से तो ऑलरेडी पेज है, लोकल होस्ट 3000 स्लैश रजिस्टर के ऊपर एक हमने पेज बना रखा है। तो जनरली कन्वेंशन ये होता है कि जब हम एपीआईज बनाते हैं, तो उसको हम एपीआई से प्रीफिक्स कर देते हैं। तो हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्टर। ठीक है? अभी जो हमने टू डू एपीआई बनाई है, वो स्लैश टू डूज है, डायरेक्टली स्लैश टू डूज, ये चीज़ है। तो इसको भी हमें ऐसा करना चाहिए, एक्चुअल में ऐसा करना चाहिए, स्लैश एपीआई स्लैश टू डूज, ऐसा करना चाहिए। तो चलो पहले हम इसको भी फिक्स कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पर आएंगे हम, और हम इसको एपीआई फ़ोल्डर के अंदर डाल देंगे। ठीक है? टू डूज़ का जो राउट है,
इन सबको एक API फोल्डर के अंदर डाल देंगे और आगे से जितनी भी APIs होंगी वो सब कुछ हम इसी API फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है, ताकि सारी API जो हैं यानी कि राउट हैंडलर्स वो एक जगह पर ग्रुप्ड रहें। यहाँ पे API फोल्डर डाल देंगे, बना देंगे और उसके अंदर ये डाल देंगे। ये हमने चेंज कर दिया है तो हमें अपने UI के कोड में भी चेंज करना पड़ेगा। हमारा होम पेज का कोड है ना, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं /todos, यहाँ पर मैं Ctrl+D कर दूंगा और जहाँ जहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं /todos के ऊपर फेच रिक्वेस्ट फेच रिक्वेस्ट फेच रिक्वेस्ट फेच रिक्वेस्ट के जहाँ पर कर रहे थे इसको हम चेंज करके /API/todo ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये कर देंगे तो जैसे पहले वर्क कर रहा था वो सब कुछ वैसे ही वर्क करेगा, बस हमारा API एंड पॉइंट सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी टूडूज नहीं वर्क करेंगे, ठीक है। ये शायद रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर, हो सकता है। एक बार मैं दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ। वैसे तो वर्क करना चाहिए इसको, अगर मूव हुआ होगा टूडूज API के अंदर मूव हो गया ना, हाँ। तो ये जो टूडूज पुराना था ये अभी नहीं वर्क करेगा। दोबारा से अगर हम रिस्टार्ट करेंगे तो नॉट फाउंड ये आ रहा है। अब API/todos के ऊपर डेटा आएगा, देखो API/todos के ऊपर ये डेटा आ रहा है। और अगर हम होम पेज के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी वैसे ही वर्क करना चाहिए जैसे पहले वर्क कर रहा था। ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर हम ये चेंज करते हैं, टिक करते हैं, तो ये भी वर्क कर रहा है। अब ये डेटाबेस से अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक अपडेट लगा देंगे तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हमने बस केवल अभी API फोल्डर के अंदर रख दिया अपने API राउट्स को। इसी के अंदर हम रजिस्टर बनाएंगे तो ये सेपरेट रहेगा, हमारे पेजेस से सेपरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम रजिस्टर नाम का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर route.js इस नाम की एक फाइल बनाएंगे। अब मैं आपको टास्क देता हूँ, आपको क्या करना है, रजिस्टर के अंदर आपको राउट बनाना है। जैसे यहाँ पे हमने गेट राउट बनाया, ऐसे ही आपको एक पोस्ट राउट बनाना है। ये पोस्ट राउट है ना, ऐसे ही पोस्ट राउट बनाना है। यहाँ पे कनेक्ट DB करना है और आपको एक टू डू नाम का वो बनाना है मॉडल। टू डू नाम का नहीं, यूजर नाम का मॉडल बनाना है। टू डू नाम का मॉडल तो है ही, यूजर नाम का एक मॉडल बनाना है इधर आके मॉडल्स फोल्डर के अंदर, और यूजर को डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। हमें यहाँ पे MongoDB के अंदर दिखना चाहिए, MongoDB कंपास के अंदर या फिर MongoDB एटलस अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर वो यूजर सेव होके आए। यूजर की ये तीनों इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें सेव होनी चाहिए हमारे टू डू ऐप के अंदर। यहाँ पे यूजर्स नाम का एक कलेक्शन बन के आ जाएगा जब आप मॉडल बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको खुद से ट्राई किया होगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। अब मैं करता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं वो कोड मैंने कॉपी किया था पोस्ट राउट वाला, वो पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कनेक्ट DB किया है हमने और रिस्पॉन्स कर देंगे response.json। मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट अभी सेंड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और ये रजिस्टर का एंड पॉइंट बन जाएगा इस तरह से, बस इतना करने से। लेकिन हम यहाँ पे अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर हम यूज़र मॉडल लेंगे और रिक्वेस्ट से हम यूज़र को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे रिक्वेस्ट से टू को ले रहे हैं ना, request.json, वैसे ही हम यहाँ पे request.json यूज़र कर देते हैं, यूज़र, ठीक। यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर जो भी रहेगा पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा और उसी को हम चाहें तो यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर सेंड भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे डेटाबेस के अंदर सेव करवाने वाला कोई काम नहीं है, बस हमने सिंपली डेटाबेस से कनेक्ट करके, अभी इसको कनेक्ट भी नहीं करवाते हैं, सीधा रिक्वेस्ट से लेके उसी को हमने रिटर्न कर दिया। तो जो यूज़र ने भेजा था वही चीज़ हमने रिटर्न कर दिया बिना कुछ किए हुए। लेकिन इसको अपने फ्रंट एंड से इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डेटाबेस से कनेक्ट करवाएंगे, डेटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे। तो इसका फ्रंट एंड वाला जो कोड है वो यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, ऐप के अंदर नहीं मिलेगा, ये है रजिस्टर का, ठीक है। यहाँ पर हम फेच कॉल करवाएंगे और फेच के लिए मैं ऐप से कॉपी कर लेता हूँ फेच की पोस्ट कॉल। ये है ना फेच की पोस्ट कॉल, इसको हम कॉल कर लेंगे, मतलब कॉपी करके यहाँ पर सेंड कर देंगे, ठीक है। और इधर हम नेम, ईमेल, पासवर्ड को बॉडी के अंदर सेंड कर देंगे और ये हो जाएगा /API/register, ये हो जाएगा।
अभी हम इसको कंसोल करते हैं, कंसोल लॉग, रिस्पॉन्स नहीं करना है, डेटा करना है, और कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, इतना कर देंगे। ठीक है, बस। तो वही रिस्पॉन्स आ जाएगा यूज़र का। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा ये इंटीग्रेट हुआ है। रजिस्टर, इसके ऊपर आए, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो वही, ये तो तुरंत कंसोल हो के आया है यहाँ से, ऊपर से यहाँ पे हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, ये कंसोल लॉग हटा देते हैं। और ये दूसरा वाला जो कंसोल लॉग था ये वहाँ से आया है, सीधा रिस्पॉन्स से आया है और डेटा के अंदर ये रिसीव हुआ है। ठीक है, एक बार मैं क्लियर करके दोबारा से करता हूँ और ये देखो ये रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा है। नेटवर्क टैब के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम रजिस्टर की प्रॉपर फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। मॉडल क्रिएट करते हैं, एक यूज़र नाम का मॉडल। मैं टू डू मॉडल को ही कॉपी करके डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसका नाम चेंज करके यूज़र कर देता हूँ। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ टू डू मतलब यूज़र मॉडल, इस तरह से लिखना प्रेफर करता हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा लिखा जाता है। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। मैं इसका नाम कर दूंगा यूज़र मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा यूज़र, जहाँ जहाँ टू डू लिखा है कैपिटल के अंदर उसको मैं कंट्रोल डी करके यूज़र कर दूंगा, यूज़र। ठीक, और इसके अंदर क्या क्या फील्ड हो जाएगी, नेम हो जाएगा, नेम स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड होगा। अगर हम चाहें तो मैक्स और मिन की भी वो लगा सकते हैं ना, यहाँ पे सेशन नहीं आ रहा है लेकिन मैक्स लेंथ मिन लेंथ ऐसा हम लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी फील्ड हो जाएगी नेम, ईमेल, टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा और रिक्वायर्ड ट्रू, ये ठीक है। और पासवर्ड भी ऐसे ही हम सेट कर देंगे, पासवर्ड। ठीक, इतनी फील्ड्स हम सेव करवाएंगे यूज़र के अंदर। ठीक है, इतना हो गया, नेम, ईमेल, पासवर्ड। अगर हम चाहें तो ईमेल के लिए वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, यहीं पे एक वैलिडेशन फंक्शन हम वैलिडेट कर सकते हैं यहाँ पे डाल के, लेकिन ठीक है। या फिर हम मैच वो यूज़ करते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम बहुत सिंपल सा ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि नेक्स्ट जेएस के अंदर किस तरह से किया जाता है ऑथेंटिकेशन। तो हमारा यूज़र मॉडल बन गया है, अब हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे रजिस्टर पेज के अंदर। रजिस्टर पेज के अंदर नहीं, रजिस्टर राउट के अंदर, यह रजिस्टर राउट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम कैपिटल यूज़र और यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे। यूज़र मॉडल इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम डॉट क्रिएट करेंगे और क्रिएट के अंदर हम यूज़र डाल देंगे एज इट इज़। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसको वेरीफाई करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए कि कोई मलिशियस इनपुट तो यूज़र ने नहीं किया है। ठीक है, और हमें पासवर्ड की स्ट्रेंथ वेरीफाई करनी चाहिए, पासवर्ड की लेंथ, ये सारा कुछ, ईमेल वैलिड है कि नहीं, ये सारा कुछ हमें वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन वो सारा काम हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट जेएस का फीचर नहीं, वो तो जावास्क्रिप्ट का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस स्पेसिफिक चीज़ें ही हम करेंगे। ठीक है, वेट लगा देंगे और कॉन्स्ट न्यू यूज़र इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, और न्यू यूज़र सेंड कर देते हैं। अभी देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, और हमें यहाँ पे कनेक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस केस में नहीं करेंगे तब भी वर्क कर जाएगा या नहीं करेगा, चलो अभी देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर हैं और कभी भी हमारा डेटाबेस कनेक्शन का कोड नहीं रन हुआ है, जैसे हम यहाँ पर ये ऑलरेडी कनेक्टेड था तो ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी दोबारा से रिस्टार्ट कर देता हूँ सर्वर, और सीधा रजिस्टर पेज के ऊपर है हम। मैं रजिस्टर कॉल करूँगा और ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कनेक्ट डीबी फंक्शन अभी कभी कॉल ही नहीं हुआ था। देखो रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया मैंने, ये अभी यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखो ये एरर आ गई है यहाँ पे, ऑपरेशन यूज़र इंसर्ट, ये टाइम आउट हो गया। ठीक है, ये इसने वेट किया कि इतने देर तक कनेक्ट हो जाए, 10 सेकंड तक वेट किया लगभग, और फिर ये टाइम आउट हो गया। और यूआई के ऊपर भी ये एरर आ रही है, फील्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें इसीलिए कॉल करना है। अभी हमने कॉल कर दिया, अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा, और यहाँ पर एक यूज़र भी क्रिएट हो जाएगा, यूज़र का कलेक्शन आ जाएगा और एक यूज़र भी आ जाएगा। हमने क्लिक किया है, और एक बार शायद रिस्टार्ट करना पड़े, या फिर अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स बोल रहा है,
कनेक्ट डीबी इज नॉट डिफाइंड, ये बोल रहा है, ये वाली एरर है। कनेक्ट डीबी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट कर लिए। अभी दोबारा से हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखो ये वर्क कर गया है प्रॉपरली। देखो क्योंकि ये जो पुराना एरर है वो यहाँ पे क्लियर हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये यूज़र क्रिएट हो चुका है डेटाबेस के अंदर, ये यूज़र एग्जिस्ट मतलब अब कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो डेटाबेस के अंदर ये यूज़र आ गया, इसका नया यूज़र आईडी है और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे क्लाइंट तक आ रही है। जो न्यूली क्रिएटेड यूज़र आईडी है ये भी। अब हमें यहाँ पे एक चेक लगाना होगा, नहीं तो अगर वही यूज़र दोबारा से सबमिट कर देगा तो दोबारा से वही ये वो लग जाएगा। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि जो एरर थी वो चली जाए। दोबारा से अगर हम ऐसे कर देंगे दोबारा से चला जाएगा, मतलब एरर लग जाएगा, मतलब एरर नहीं लग जाएगा, ये यूज़र वही सेम यूज़र वही ईमेल से क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें यूनिक इंडेक्स क्रिएट करना होगा यूजिंग ईमेल फील्ड। यहाँ पर हम यूनिक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, अपने डेटाबेस के अंदर ईमेल का यूज़ करके इसका टाइप हम सेलेक्ट कर देंगे, ये असेंडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शंस के अंदर यूनिक इंडेक्स ये कर सकते हैं। ये कर दिया हमने। ठीक है, अब अगर हम दोबारा से क्रिएट करें, यहाँ पर इसको रजिस्टर में करता हूँ तो ये क्रैश हो जाएगा और एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्राई कैच नहीं कर रहे हैं। हमें ट्राई कैच करना चाहिए जब भी हम डेटाबेस ऑपरेशन करते हैं। तो एक बार हम नहीं किया तो देखो ये एरर आ रहा है। ठीक है, और एरर अगर कंसोल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट दिखा रहा है डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, और ये ईमेल का जो डुप्लीकेट है ना वही एरर यहाँ पे दिखा रहा है, ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेटाबेस लेवल पर वैलिडेशन लगा है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हमने बस इंडेक्स क्रिएट कर दिया, यूनिक इंडेक्स, और इसी चीज़ को हम चाहें तो यहाँ से ना क्रिएट करके हम अपने मंगूस कोड के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, अभी इसको डिलीट करने से पहले मैं ये एरर प्रॉपरली हैंडल करके दिखा देता हूँ। देखो इस चीज़ को हम ट्राई के अंदर डाल देंगे, ये पूरा चीज़ ट्राई, कैच एरर कंसोल लॉग एरर। ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड मैं अभी के लिए 400 सेट कर देता हूँ। एग्जैक्टली ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए क्या स्टेटस सेंड करना चाहिए अभी मैं देख लूँगा। ठीक है, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। एक्चुअल में हमें ये बताना चाहिए कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी से एक बार पूछ लेता हूँ, चैट जीपीटी से कि विच, एक मिनट ये क्या होगा, विच स्टेटस कोड शुड आई सेंड फॉर email already exists error 409, ये वाला सही रहता है जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो 409, और यहाँ पे अभी डायरेक्टली कंसोल के अंदर हम ये, क्योंकि कोई भी एरर आ सकती है ना, हो सकता है कनेक्शन का एरर हो सकता है कोई और एरर हो, तो हर एक केस में हम ये चीज़ रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें उसका एरर का वो कोड देखना होगा। एरर का की ये होता है 1100, यहाँ पे एरर का कोड होता है ये 1100 नहीं 11,000 है। तो इफ एरर डॉट कोड, यहाँ पर इफ एरर डॉट कोड इज इक्वल टू 11,000, तब हमें ये चीज़ सेंड करना, और यहाँ पर हम कर देंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। और एक चीज़ यहाँ पे हम चेक लगा सकते हैं इफ के अंदर कि ये मतलब 11,000 का कोड हो, और यहाँ पर एक और होगा कि किस की के लिए आया है। तो ईमेल के लिए अगर एरर आया है तब हम बोलेंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स,
और हमारे इस केस में केवल ईमेल को ही हमने यूनिक बनाया, तो उसी के लिए ये एरर आएगी। ठीक है, तो ये ऐसे हम कर देंगे, नहीं तो हम ऐसे एरर को कंसोल लॉग कर ही रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, एल्स हम समथिंग वेंट रॉन्ग सेंड कर सकते हैं, एल्स 500 एरर सेट कर सकते हैं, 500 समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ऐसा अगर हम कर देंगे, अब जो एरर आएगी यूआई के ऊपर वो क्रैश होके इस तरह से एरर नहीं आएगी, प्रॉपर एरर आएगी इस तरह से, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये एरर यहाँ पे आ रही है। ये एक तरीका है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट ये चेक करने का, कि हम यूनिक इंडेक्स सेट कर दें यहाँ पे, जिसके कारण से ये एरर आ जाएगी, डेटाबेस से एरर आएगी सीधा। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्रिएट करने से पहले एक फेच करें कि ये यूज़र, मतलब उस यूज़र को हम फाइंड करें ईमेल का यूज़ करके। अगर वो यूज़र मिल जाता है तो हम मैनुअली एरर थ्रो करवा देंगे। ठीक है, कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला तरीका यूज़ किया, और यहाँ पर एक बार इंडेक्स क्रिएट हो गया तो अब ये पूरे टाइम लगा रहेगा ईमेल के लिए, वैलिड ईमेल चेक करता रहेगा, मतलब वैलिड नहीं, ऑलरेडी अगर वो ईमेल एग्जिस्ट करता है तो ये एरर थ्रो करता रहेगा। ठीक है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, यूनिक इंडेक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोड.जेएस कोर्स के अंदर बताई है। ठीक है, तो अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है कि इंडेक्सेस क्या होते हैं, और अगर आपने नोड.जेएस कोर्स के अंदर एनरोल किया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप कहीं और से भी देख सकते हैं इंडेक्सेस क्या होते हैं, क्यों यूज़ होता है इसका। ठीक है, और एक चीज़ और बताना था कि इंडेक्सेस को हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मंगूस के अंदर हम ये स्कीमा के अंदर यूनिक ट्रू अगर हम सेट कर देंगे, अगर हम यहाँ पे यूनिक ट्रू सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स क्रिएट हो जाता है, इसका यूज़ करके, ईमेल का यूज़ करके एक यूनिक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मंगूस ऐसे नहीं क्रिएट करता है, कई बार आपको दिखेगा कि ये नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसको क्रिएट करने की कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, वो क्या कंडीशंस होती हैं अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम इतना करके हम मान लो मैं अपना सर्वर रिस्टार्ट करूं ताकि ये पूरा कोड दोबारा से रन हो जाए, मैं एक बार अपना पूरा सर्वर रिस्टार्ट कर देता हूं ताकि दोबारा से पूरा कोड रन हो। ठीक है, सर्वर एक बार ऑलरेडी स्टार्टेड था तो क्या पता दोबारा से कनेक्शन ना बने, तो दोबारा से पूरा कोड ना रन हो, तो एक बार हम मेक श्योर करेंगे पूरा कोड दोबारा से रन हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि यूनिक ट्रू तब सेट होगा जब डेटाबेस के अंदर कोई डुप्लीकेट फील्ड ना हो, मतलब उस फील्ड की कोई डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो, तभी वो यूनिक इंडेक्स क्रिएट करेगा, नहीं तो मंगूज है वो यूनिक इंडेक्स नहीं क्रिएट करेगा। अभी तुम्हारे पास एक ही फील्ड है, हम इसको चलो रजिस्टर करके देखते हैं। मैंने रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया है, ये देखो रजिस्टर हो गया है, तो क्रिएट हो गया, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर अगर आके देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा ये आ गया है, तो ये गारंटीड नहीं है कि अगर हम यहाँ पे यूनिक टू देंगे तो ये इंडेक्स क्रिएट ही करेगा। ये कब क्रिएट करेगा, देखो इस केस में क्या हुआ है कि इंडेक्स क्रिएट करने से पहले ही हमने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, फिगर आउट करता है, चेक करता है कि डेटाबेस के अंदर कोई यूनिक फील्ड, मतलब यूनिक फील्ड जिसका इंडेक्स क्रिएट करना है उसके डुप्लीकेट वैल्यूज हैं कि नहीं। तो जब तक मंगूस फिगर आउट कर रहा था उसके पहले ही हमने इंसर्ट कर दिया है इसको, इसीलिए इसने एरर नहीं थ्रो किया। एक काम करते हैं, हम पूरा डिलीट कर देते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर हम डिलीट कर देंगे तो ये इंडेक्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार हम अभी दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं ताकि जो कनेक्शन है डेटाबेस, जो मॉडल है वो दोबारा से क्रिएट हो, ताकि हमारा यूनिक इंडेक्स बन पाए। अभी हम दोबारा से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, एक बार ये वर्क करेगा, ये वर्क करना चाहिए और वर्क किया है इसने, और दोबारा से ये देखो एरर दे रहा है, यानी कि अब ये इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर आके देखेंगे तो ये देखो ईमेल का इंडेक्स क्रिएट हो चुका है, यूनिक इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिक ट्रू सेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले अगर वहाँ पे ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर डुप्लीकेट एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं होगा, और एक एग्जिस्ट कर रहा है और हमने कनेक्ट करके तुरंत दूसरा इंसर्ट कर दिया तो नहीं होगा, क्योंकि कनेक्ट करने के कुछ समय बाद इंडेक्स क्रिएट होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, कुछ आधा सेकंड, आधे का आधा सेकंड टाइम लेता है इंडेक्स क्रिएट करने में मंगूस।
तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, कि मैंने एक इंडेक्स अगर ट्रू सेट किया तो हमेशा ट्रू नहीं होगा, मतलब हमेशा यहाँ क्रिएट नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप मैनुअली यहाँ पे क्रिएट कर दें डेटाबेस के अंदर ये, ठीक है। तो सही है, ये भी हमने लगा दिया है। अब हमारा यूज़र भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यूनिक की एरर भी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर हो गया यूज़र के रजिस्ट्रेशन का काम हो गया। एक्चुअल में हमें पासवर्ड को इस तरह से नहीं सेव करना चाहिए, हमें हैश करके सेव करना चाहिए, हमें bcrypt लाइब्रेरी का यूज़ करके सेव करना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। वो सारा कुछ अभी के लिए मतलब नेक्स्ट.js से रिलेटेड नहीं है बेसिकली वो, इसीलिए हम उसको नहीं करेंगे। आपको ऑलरेडी पता होगा कि किस तरह से हैश करना है, किस तरह से कंपेयर करना है। हम वही प्लेन स्ट्रिंग के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर की फंक्शनलिटी लग गई है। अब इसका स्टेटस कोड अगर 200 आ जाता है, यहाँ पर आ जाते हैं रजिस्टर के पेज के ऊपर, और इफ डेटा डॉट एरर, अगर डेटा डॉट एरर नहीं है, ऐसा हम लगा सकते हैं कि डेटा के ऊपर अगर एरर नहीं आया है तो हम ऐसा कर देंगे और रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। नहीं तो अगर एरर आया है तो हम नीचे बढ़ के कुछ और कर सकते हैं, एरर को हम शो करवा सकते हैं यूआई के ऊपर कि एरर ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एरर आ रहा है तो एरर दिखाओ कि ये एरर आ रहा है, आप इस चीज़ को फिक्स करिए। यानी कि जैसे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का जो एरर आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, यूआई के ऊपर नहीं आ रहा है। तो हम इस चीज़ को यूआई के ऊपर दिखा सकते हैं। ये मैं आपको टास्क देता हूँ, आप कर देना, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम बेसिकली कंसोल के अंदर ही देख लेंगे कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यही है हमारा एरर हैंडलिंग का तरीका, ठीक है। तो बेसिकली ये यूआई का काम है, सिंपल काम है, इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सीख रहे हैं, बैकएंड सीख रहे हैं नेक्स्ट.js का यूज़ करके। तो अब एक बार हम फिर से चेक करते हैं, मतलब प्रॉपरली जब ये रजिस्टर हो जाएगा फर्स्ट टाइम यूज़र, मान लो मैं यहाँ पे procoder1@gmail.com ये करता हूँ, प्रॉपरली जब रजिस्टर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसको रीडायरेक्ट कर देना चाहिए इफ़ नॉट डेटा डॉट एरर, अगर डेटा के ऊपर एरर नहीं है, ठीक है, तो हमें राउटर डॉट पुश लॉगिन, हमें राउटर पेज के ऊपर पुश कर देना। शायद ये कोड रिफ्रेश नहीं हुआ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, मतलब वो रीडायरेक्ट नहीं किया है। procoder2@gmail.com ये करते हैं तो ये रीडायरेक्ट कर दिया। बेसिकली कुछ कोड का ही दिक्कत था, प्रॉपरली लोड नहीं हुआ होगा। अब लॉगिन पेज के ऊपर आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, हमें लॉगिन को इम्प्लीमेंट करना है और हम सर्वर के ऊपर अपने आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा यूज़र अपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसका नाम, ईमेल, ये सारा कुछ हम फिगर आउट कर पाएंगे कि कौन क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। और इसके लिए हम अभी सबसे सिंपल तरीका यूज़ करेंगे, यूज़र की आईडी को हम कुकी के अंदर सेंड कर देंगे और उसी के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, मुझे उम्मीद है कि आप ट्राई करेंगे और आप ऐसे सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।